हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनुकृति। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी मॉडर्न थ्योरी है जो हमें बताती है। हाँ ध्रुव, गुड इवनिंग। तो ये थ्योरी एक मॉडर्न थ्योरी है जो बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जिसको शॉर्ट में हम लोग वीबीटी भी कहते हैं। देखिए, इसके पहले जो थ्योरी थी जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं या लुईस थ्योरी भी कहते हैं, उस थ्योरी में बोला गया था कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो इन्होंने क्या किया, जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी, उन साइंटिस्ट लोगों ने शेयरिंग को ओवरलैपिंग से रिप्लेस कर दिया। मतलब इन्होंने बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो दो एटम्स के जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उनके ओवरलैप करने से बनेगा। यानी जब भी दो एटम्स को कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होगा तो वो दो एटम क्लोज आएंगे और उनके जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके ऐसे जुड़ जाएंगे और इसी को हम कहेंगे कि एक बॉन्ड बन गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये बॉन्ड बनता कैसे है। ये इस थ्योरी का सबसे मेन स्टेटमेंट है। A covalent bond is formed by overlapping between half-filled orbitals of two atoms। नोट कर ले सब लोग ये स्टेटमेंट, और यहां पे इस वर्ड पे ध्यान दें, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक आना। जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखें तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम हैं और वो दोनों हाइड्रोजन एटम किसी बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखेंगे हम लोग कि ये बॉन्ड कैसे बना अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसके लिए हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। सब जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, यानी हाइड्रोजन की जो आउटर मोस्ट शेल है 1, उसका s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी वो हाफ फिल्ड है। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन एटम भी है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, यानी दोनों हाइड्रोजन के पास हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल है। और s ऑर्बिटल शेप में स्फेरिकल होता है, मैंने बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं। ये दो हाइड्रोजन के हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं। और ओवरलैपिंग से होगा क्या, इन दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो जब ये जुड़ेंगे तो एक और एक मिलकर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दोनों न्यूक्लियस के बीच में आके सेट हो जाएंगे। यानी एक तरह से ये एक नया ऑर्बिटल बन गया जिसे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कह रहे हैं, और इसमें बॉन्ड पेयर लाई कर रहा है। और आप ध्यान से देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन यहाँ पे अपोजिट हो गई है ताकि इनके बीच का रिपल्सन मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो ओवरलैपिंग से क्या हुआ,
ओवरलैपिंग से ये फायदा हुआ, जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन था, अगर हम एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पे केवल एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो एक और एक मिलके दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों न्यूक्लियस का साइमल्टेनियस अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जो मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा होगा। इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन की आइसोलेटेड स्टेट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम है तो स्टेबिलिटी कम है। लेकिन जब यही हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड स्टेट में आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे दोनों न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इस पे भी दोनों न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग से एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ गई है, एनर्जी रिलीज होगी, इसी को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब एक सवाल यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हैं कि भाई जो एक और एक मिलके दो इलेक्ट्रॉन हुए वो बीच में आके ही क्यों सेट हुआ, इधर क्यों नहीं सेट हुआ, इधर क्यों नहीं सेट हुआ? तो भाई जब बीच में आएगा तभी तो दोनों न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी और तभी अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम आएगी। तो इसको हम थोड़ा अपना डेली लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। आपने फेविकॉल का नाम सुना होगा। फेविकॉल लकड़ी के वुड के दो पीसेस को जोड़ता है। तो वुड के दो पीस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक पीस पे फेविकॉल लगाते हैं थोड़ा सा और उसके ऊपर दूसरा वुड का पीस रख देते हैं। तो ये भी तो ओवरलैपिंग है और इससे दोनों वुडन पीस जुड़ जाते हैं। हम लोग जब किसी से मिलते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं तो हाथ मिलाते हैं। तो ये जो हैंड शेकिंग वाला जेस्चर है, इससे क्या होता है, दो दोस्त हाथ मिला के अपने हैंड की ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग ऑलवेज क्रिएट्स ए बॉन्ड। यही बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताई गई है। जैसे ऑक्टेट रूल में कहा गया था शेयरिंग क्रिएट्स ए बॉन्ड, वैसे इन्होंने क्या किया, ये बोला कि ओवरलैपिंग क्रिएट्स ए बॉन्ड। जब भी ओवरलैपिंग होगी तो दोनों एटम के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में। तो बच्चों समझ में आया? ठीक है, ये डायग्राम नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है? ओवरलैपिंग कितने टाइप्स की होती है ये मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। नोट कर लीजिए जल्दी से। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। नंबर 1 है एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग नोट कर लिया सबने बच्चों? जल्दी नोट करिए। ठीक है, अब इस ओवरलैपिंग की खासियत है कि यहां पे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, bond pair is placed on
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन। जैसे एक ये न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस, तो इन दोनों न्यूक्लियस को मिलाते हुए जो लाइन खींचेंगे इसे ही हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। और यहां पे देखिए बॉन्ड पेयर एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इस वजह से इसे हम कहेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, और एक्सियल ओवरलैपिंग का ये पहला केस है जिसमें हमने दो s ऑर्बिटल को ओवरलैप कराया है। तो ये दो s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये ss ओवरलैपिंग कही जाएगी। एक्सियल ओवरलैपिंग तो है ही, ये ss ओवरलैपिंग कही जाएगी। इसी तरह से sp ओवरलैपिंग हो जाएगी। जैसे एक एटम का हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। आप सब लोग जानते हैं कि p ऑर्बिटल की शेप डंबल होती है। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसी ओवरलैपिंग वाले एरिया में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप देखिए यहां भी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो ये भी एक्सियल ओवरलैपिंग है। और एक टाइप और पॉसिबल है, पीपी ओवरलैपिंग, यानी एक p ऑर्बिटल ये लिया और दूसरा p ऑर्बिटल ये लिया और इस तरह से हमने ओवरलैप करा दिया, हेड ऑन ओवरलैपिंग, आमने सामने। तो ये पीपी ओवरलैपिंग हो गया। यानी हम तीन तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, एसएस, एसपी, पीपी। और इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको नाम दिया साइंटिस्ट लोगों ने सिग्मा बॉन्ड। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जब ओवरलैपिंग होगी हेड ऑन, तो जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। तो यहां भी सिग्मा बॉन्ड बना है, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बना है, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बना है। इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे कि सिग्मा है, सिग्मा, सिग्मा। तो तीन तरह के सिग्मा बॉन्ड हमने देखे, पहला बाई एसएस ओवरलैपिंग से, दूसरा बाई एसपी ओवरलैपिंग से, और तीसरा बाई पीपी ओवरलैपिंग से। डायग्राम बना लीजिए और मुझे बताइए कि विच सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, एसएस वाला, एसपी वाला या पीपी वाला? स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड इन तीनों में से कौन होगा? अनिमेश का जवाब है एसएस। चलिए बाकी लोग भी करिए, डायग्राम बना लीजिए पहले सब लोग। अभय का भी एसएस आ रहा है, अनुकृति का भी एसएस आ रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है मोर ओवरलैपिंग more will be the bond strength. और सच भी है, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, ये जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड में ओवरलैपिंग होगी, हम कहेंगे बॉन्ड वाकई उतना स्ट्रांग है। क्योंकि ये ओवरलैपिंग एरिया बच्चों तब बड़ा होगा जब एटम करीब आएंगे। अगर एटम दूर दूर रहेंगे, अगर एटम दूर दूर रहेंगे तो ओवरलैपिंग एरिया कभी बड़ा आएगा ही नहीं, वो तो छोटा सा आएगा। सीधी सी बात है, बॉन्ड तभी तो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा जब एटम क्लोज होंगे। और एटम के क्लोज आने का मतलब है ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है, शेयरिंग वाला जो एरिया है, वो बड़ा होगा। तो इसीलिए रूल बनाया गया, मोर ओवरलैपिंग मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे आप हैंड शेक करते हैं और गले मिलते हैं, तो किस केस में ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, हाथ मिलाने में या गले मिलने में? जाहिर सी बात है, गले मिलने में ज्यादा ओवरलैपिंग होती है।
तो कहीं ना कहीं फिर बात वही आ जाती है कि जो ज्यादा बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जिनमें एकदम भाई जैसा रिलेशन होता है, ब्रदरहुड होती है, वो हमेशा गले मिलते हैं, और जो नए फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा हाथ मिलाते हैं। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे भी है, ज्यादा ओवरलैपिंग, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब आप ये सोचो कि किस केस में ओवरलैपिंग ज्यादा हुई है, एसएस में, एसपी में या पीपी में? कई बच्चे बता रहे हैं एसएस। मैं बाकी लोगों से पूछना चाहूंगा, बताइए किस केस में ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, एसएस या पीपी? हीरक का भी जवाब यही आ रहा है, एसएस। आप सब लोगों का गलत जवाब है, सुनिएगा ध्यान से। यस, एसएस गलत है। ध्रुव आपका भी गलत है, सुनिए ध्यान से। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में अगर कंपेयर किया जाए, जरा ज्योमेट्री देखिए। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। थोड़ा सोचिए, एस ऑर्बिटल सर्कल नहीं होता, स्फीयर होता है। यानी आप दो फुटबॉल लीजिए, जस्ट इमेजिन, दो फुटबॉल लीजिए और उनको जरा ओवरलैप कराने की कोशिश करिए। बताइए क्या ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया आएगा? बिल्कुल नहीं। आप ज्यादा अमाउंट में ओवरलैप कराएंगे तो दोनों फुटबॉल एक के ऊपर एक आ जाएंगे, और एक के ऊपर एक आने का मतलब समझ रहे हैं, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस ओवरलैप कर रहा है, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। स्फीयर वो ज्योमेट्री होती है जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। ये मैथमेटिक्स का भी रूल है, नेचर का भी रूल है। जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सरफेस टेंशन की वजह से ड्यू ड्रॉप्स स्फेरिकल होती है। क्यों भाई स्फेरिकल होती है, सिलिंड्रिकल क्यों नहीं होती? क्योंकि सरफेस टेंशन वो टेंडेंसी होती है जो लिक्विड के सरफेस एरिया को मिनिमाइज करती है, और सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के लिए स्फेरिकल ज्योमेट्री अडॉप्ट करती है ड्यू ड्रॉप, इसीलिए ड्यू ड्रॉप स्फेरिकल होता है। समझ में आया? और एक एग्जांपल सुनिए सरफेस एरिया का। अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो तो आप कैसे लेटेंगे बेड पे, लीनियर या स्फेरिकल होने की कोशिश करेंगे? बताइए। अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और आपके पास कोई रजाई या कंबल नहीं है, तो आप अपने आप को ऐसे स्फेरिकल कर लेते हो। क्यों कर लेते हो स्फेरिकल? क्योंकि स्फेरिकल शेप में आने से आपका सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाएगा। इससे आपकी बॉडी से जो हीट निकल रही है वो कम निकलेगी और आपको ठंड कम लगेगी। कभी स्ट्रीट डॉग को देखिएगा, गली का जो कुत्ता होता है, सर्दियों में वो कैसे गोल गोल सा हो जाता है। तो ये बिल्कुल ये रूल ध्यान रखिए, स्फीयर वो ज्योमेट्री है जिसका सरफेस एरिया मिनिमाइज है। तो जब दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो उनका तो सरफेस एरिया ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है, तो जो ओवरलैपिंग एरिया आएगा वो और कम आएगा। एक्चुअली आप लोग मेरा बोर्ड देख रहे हो, आपको मेरे बोर्ड में देखने में लग रहा है यहाँ एरिया बड़ा आ रहा है और यहाँ एरिया छोटा आ रहा है। रियल में तो सब 3D है ना, बोर्ड हमारा 2D है, तो उसमें ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में एस ऑर्बिटल फुटबॉल की तरह होता है, और वो ज्यादा अमाउंट में ओवरलैप कभी भी नहीं कर सकता है, मिनिमम सरफेस एरिया होने की वजह से। बताओ बच्चों, समझ में आया मेरा एक्सप्लेनेशन? कि एसएस ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं बल्कि लीस्ट अमाउंट में होगी। तो चलिए ऑर्डर बना लीजिए। तो लिख लीजिए, इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ एसएस सबसे कम, देन एसपी, देन पीपी। तो पीपी ओवरलैपिंग से बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, एसएस ओवरलैपिंग से बॉन्ड वीकेस्ट बनेगा। ठीक है, तो ये बच्चों थी पहली ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप, जिसे हम साइडवेज या लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं।
और इस ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया था पाई बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप होते हैं, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। और जो ओल्ड थ्योरी थी ऑक्टेट रूल वाली, उसके अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये फर्क है दोनों थ्योरी में। तो चलिए देखते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग क्या होती है। नाम से क्लियर है, यहाँ पे साइड्स ओवरलैप करेंगी, हेड्स नहीं। जैसे एक्सियल ओवरलैपिंग में हेड्स ओवरलैप करते हैं, आमने सामने ओवरलैपिंग होती है। साइडवेज ओवरलैपिंग में साइड्स ओवरलैप करेंगी। अब बताइए क्या दो स्फीयर की साइड्स कभी ओवरलैप कर सकती हैं? क्या दो स्फीयर साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकते हैं? कभी नहीं। दो स्फीयर जब भी ओवरलैप करेंगे, वो एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी। चाहे वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करें, चाहे वो वाई एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करें, और चाहे वो जेड एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करें। दो स्फीयर हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेंगे। कहने का मतलब एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाँ, पी ऑर्बिटल क्योंकि डंबल शेप का होता है तो ये पाई बॉन्ड बना सकता है। सिग्मा बॉन्ड तो आपने देखा ही था कैसे बना था, जब दो पी ऑर्बिटल एकदम आमने सामने ओवरलैप किए थे। अब जरा पाई बॉन्ड देख लेते हैं। पाई बॉन्ड दो पी ऑर्बिटल के बीच में तब बनेगा जब दोनों पी ऑर्बिटल पैरेलल होंगे। जैसे ये पहला पी ऑर्बिटल, इसी के पैरेलल में दूसरा पी ऑर्बिटल ले लो। तो इस तरह से देखिए दोनों की साइड्स ओवरलैप कर रही है। तो ये होगा बच्चों साइडवेज ओवरलैपिंग। और साइडवेज ओवरलैपिंग में खासियत होगी, जो बॉन्ड पेयर होगा वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं होगा। या तो बॉन्ड पेयर एक्सिस के ऊपर होगा या बॉन्ड पेयर एक्सिस के नीचे होगा, लेकिन एक्सिस पे नहीं होगा। तो ये एकदम एक्सियल का अपोजिट है। तो इस बात को लिख लीजिए। हियर bond pair does not present on internuclear axis. ठीक है, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। आगे ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इट टेक प्लेस when two p orbitals are parallel to each other। नोट कर लीजिए, ये तभी होगी जब दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब आपने पीपी ओवरलैपिंग का सिग्मा बॉन्ड भी देख लिया और पीपी ओवरलैपिंग का पाई बॉन्ड भी देख लिया। जरा बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, सिग्मा या पाई? मैंने पूछा है विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई? ध्रुव का जवाब है पाई, अनिमेश का जवाब है सिग्मा, शरद सिग्मा। देखिए इसका आंसर होगा यस, सिग्मा। फिर से मैं कह रहा हूं, मेरे बोर्ड के डायग्राम पे ना जाओ कि ये ऊपर और नीचे दो एरिया जोड़ दिया, मैथ लगा दिया, ज्यादा एरिया आ गया। देखिए बच्चों, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस देखिए कितने करीब आ गए। तो यहाँ पे लगेगा दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन। तो ये चाह के भी दोनों पी ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते।
बहुत जरा जरा सी ओवरलैपिंग होगी, हल्की सी साइड बस टच करेंगी इस रिपल्शन की वजह से। जब सिग्मा बॉन्ड बनाया था दो पी ऑर्बिटल के बीच में बच्चों, तो आप देखिए वहां पे दोनों न्यूक्लियस काफी दूर थे, काफी दूर थे, तो इनके बीच में रिपल्शन कम था। इनको और हम क्लोज ला सकते हैं, और क्लोज लाके और एरिया बढ़ा सकते हैं ओवरलैपिंग वाला, इनफैक्ट हो जाएगा। तो जब दो पी ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो ज्यादा एरिया आएगा क्योंकि न्यूक्लियस दूर दूर हैं। लेकिन जब साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग एरिया उसके मुकाबले काफी कम आएगा। और मैंने बताया था मोर ओवरलैपिंग मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में कंपैरिजन किया जाए तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये बात ध्यान रखने वाली है, तो इस बात को मेंशन कर लो और याद कर लो। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कितने टाइप से बनता है। दो टाइप होते हैं, एक सिग्मा एक पाई। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीकर होता है, बिकॉज मोर ओवरलैपिंग मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब मैं आपको बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से उसका बर्थ हुआ। आप लोगों ने ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन देखे थे, आपने ऐसे कंपाउंड्स देखे थे जहां पे जो वैलेंसी है वो ऑक्टेट रूल वाली वैलेंसी से ज्यादा आ रही थी, उन्हें मैंने नाम दिया था हाइपर वैलेंट कंपाउंड। तो उस एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बर्थ हुआ था। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सबसे मेन चीज पे जिसका नाम है वैलेंसी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंसी कैसे निकालते हैं, क्या होती है वैलेंसी, उसे समझते हैं। ऑक्टेट रूल ने तो ये बोला था, ऑक्टेट रूल ने तो ये बोला था कि जो वैलेंसी होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय एन एटम इन शेयरिंग होता है। यहां पे देखते हैं वैलेंसी क्या होता है। लिख लीजिए यहां पे वैलेंसी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, दैट इज नंबर ऑफ unpaired electrons present in last shell। आउटर मोस्ट शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है तो फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो जाता है। तो कभी भी आपको वैलेंसी निकालनी है तो बस आप उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और देखिए उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो भाई अगर किसी एटम के पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो एक ही तो बॉन्ड बनाएगा, तो वैलेंसी 1 होगी। और अगर किसी एटम के पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो दो बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी 2 हो जाएगी। और अगर किसी एटम के पास तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो तीन बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी 3 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और नाइट्रोजन का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो आएगा 1s2 2s2 2p3। तो
बचाओ, बताओ बच्चों कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ रहे हैं नाइट्रोजन के 3। पास? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3। अच्छा, ऑक्टेट रूल से भी तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 आई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 आ रही है। लेकिन जब हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Z इक्वल टू 50, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 यानी नियॉन, और फिर इसके बाद 3s2 3p3 और आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि अगर हमारी आउटर मोस्ट शेल 3 है, थर्ड शेल है, तो उसमें d ऑर्बिटल भी होते हैं। सेकेंड शेल में तो d ऑर्बिटल नहीं होते, लेकिन थर्ड शेल में तो d ऑर्बिटल आ जाता है, 3d एग्जिस्ट करता है, 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके बाद 3d भी होगा, लेकिन वो वैकेंट है। d ऑर्बिटल टोटल 5 होते हैं, हमने बना लिए 5d ऑर्बिटल, लेकिन वो खाली पड़े हैं। बच्चों इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है, यानी वो स्टेट जहां पे फास्फोरस की एनर्जी कम है। तो आप देखिए ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस की वैलेंसी कितनी आ रही है बच्चों? 3 आ रही है, ठीक है। लेकिन जब ये एक्साइटेशन करेगा, एक्साइटेशन करने का मतलब जब ये नेचर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जो एनर्जी है वो इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और इस इलेक्ट्रॉन को जब वो एनर्जी मिलेगी तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम एक्साइटेशन कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा है, एनर्जी एब्जॉर्ब जैसे ही होती है, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल को छोड़ के हाई एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जाता है। तो तब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने आएंगे? नियॉन 3s1 3p3 3d1। ये देखिए बच्चों, अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, यानी एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस की वैलेंसी 5 आ गई। तो यहीं से बर्थ हुआ वेरिएबल वैलेंसी के कॉन्सेप्ट का, कि वैलेंसी कांस्टेंट चीज नहीं है, वैलेंसी वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल वैलेंसी वही लोग शो करेंगे जिनके पास डी ऑर्बिटल होता है, जैसे फास्फोरस। तो वैलेंसी ऑफ फास्फोरस 2 होंगी, ग्राउंड स्टेट में 3, एग्जाम्पल है PCl3, और एक्साइटेड स्टेट में 5, जिसका एग्जाम्पल है PCl5। आपको याद होगा PCl5 एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल था, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने देखिए कितना प्यार से समझा दिया कि PCl5 का जो फॉर्मेशन हुआ है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं हुआ है, एक्साइटेड स्टेट में हुआ है। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में उसके पास 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो ये पांचों बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आया बच्चों? चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम 2 मिनट का ब्रेक लेने जा रहे हैं, उसके बाद लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? सर वेट अ मिनट। हाँ ठीक है, नोट कर लो।
इस कॉन्सेप्ट का नाम है वेरिएबल वैलेंसी। फास्फोरस की वेरिएबल वैलेंसी है, 3 है ग्राउंड स्टेट पे, 5 है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, शरद ने लिखा हो गया। ठीक है, बस हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। सबने नोट कर लिया होगा।